वेलकम बैक टू माय ऑल फ्रेंड्स। विपिन द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने आपको वादा किया था, अपने वादे के मुताबिक हम आ चुके हैं 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव की सीरीज लेकर के। एमपी बोर्ड क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ 2020 के पेपर का हम फुल एनालिसिस करेंगे और यहाँ मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का एनालिसिस किया जाएगा। लेकिन इसी ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसा बेहतर कॉन्सेप्ट दिया जाएगा कि आप 25 में से 25 स्कोर करेंगे, क्योंकि एमपी बोर्ड ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि अब जो क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं वो पुराने पैटर्न से आएंगे या नए पैटर्न से भी आते हैं। 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी आता है तो आपको 30 में 30 दिलाया जाएगा। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और पूरे एनालिसिस को आप अच्छे तरीके से देख लें और आप पाएंगे कि आपका लेवल जो है बढ़ चुका है। इसके बाद हम आपको पहले ही बता देना चाहते हैं कि अभी हम 2019 के पेपर का फुल रिव्यू करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की फुल रिव्यू आपको मिल जाएगी और इसके बाद जो अगला टर्म होगा, हर चैप्टर वाइज हम आपको ऑब्जेक्टिव की एक सीरीज लेकर के आएंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से हम आपको क्लियर करा देंगे। यहां तक कि आप मान सकते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव में 25 में से हम 25 दिलाने का भरोसा दिलाते हैं और आप लोग बने रहे हमारे चैनल में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आइए देखिए, एमपी बोर्ड 2020 के पेपर का रिव्यू हम लोग करने वाले हैं। तो आइए एक पेन का कलर ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जो पिछले साल आया था इसमें जो सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो जो पहला क्वेश्चन आपका था वो, आइए एक सेकंड, थोड़ा सा इसको हम लोग मूव कर लेते हैं, ऊपर की ओर मूव करेंगे। तो ये देखिए आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन जो आने वाला है, ले लिए हम कलर ले लिए। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर लिखा नहीं है, जल्दी से हम लोग लिख लेते हैं कि A1/A2 बराबर आपका हो B1/B2 बराबर आपका होगा C1/C2 हो। तो समीकरण निकाय जो है A1x प्लस B1y और प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y और प्लस C2 बराबर 0 के लिए कौन सा हल होगा। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा, यदि आपके तीनों बराबर हैं, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, तो इस कंडीशन में आपको ऑप्शन देखने की भी आवश्यकता नहीं है। इस कंडीशन में आपका कौन सा हल होगा, अनंततः अनेक हल। कौन सा होगा, अनंततः अनेक हल होगा। दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है, इससे जो दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव बनता है, इस कंडीशन में रेखाएं क्या होती हैं, इस कंडीशन में जो रेखाएं होती हैं वो संपाती होती हैं। कौन किस प्रकार की होती है, संपाती का मतलब है एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा यदि आप खींच दें, दूसरी रेखा को ये पूरी तरह से कवर कर ले, तो रेखाएं जो होती हैं वो आपकी किस तरह से होती हैं, संपाती होती हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दूसरी कंडीशन यदि हम इसी में आपको बता चुके हैं कि आप बने रहें। दूसरी कंडीशन आपको ध्यान रखना है, यदि A1/A2 और डज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो, यदि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो, मतलब बराबर नहीं होंगे दोनों, इस कंडीशन में हमारा समीकरण निकाय का कौन सा हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। एक बात और जानिए, अद्वितीय हल होने का मीन्स है कि यदि हमारा कोई इक्वेशन दिया, कोई समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 5 ऐसे इस टाइप से दिया है, x प्लस वाई बराबर 5 दिया है, मान लीजिए 2x प्लस 3y इक्वल 4 दिया है, तो ये आसानी से सॉल्व हो सकता है। मतलब इसमें x और y के दो विभिन्न मान आएंगे, मतलब दो हल आएंगे, या इसे कह सकते हैं अद्वितीय हल होगा, एक निश्चित हल होगा। और इस कंडीशन में जो हमारी रेखाएं होती हैं वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। कौन सी रेखाएं होंगी आपको ध्यान में रखना है, रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में क्लियर हो गया। तीसरी कंडीशन जो इसमें से बनती है, तीसरी कंडीशन आपका, यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 और डज नॉट इक्वल टू आपका है C1/C2, क्या है, डज नॉट इक्वल टू C1/C2, इस कंडीशन में समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। कौन सा होगा, कोई भी हल नहीं होगा।
देखिए कोई भी हल नहीं होगा। और इस कंडीशन में जो रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। समांतर रेखाओं का मीन्स है कि यदि आप इनको आगे या पीछे कितना भी बढ़ाते हैं तो ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो देखिए जो आपका पिछले साल क्वेश्चन आया था कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 हो तो समीकरण निकाय का कौन सा हल होगा? अनंततः अनेक हल होगा। दूसरी बात ध्यान रखना, रेखाएं क्या होंगी? संपाती होंगी। यदि A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 है तो इस कंडीशन में क्या होगा? रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और इसका अद्वितीय हल होगा समीकरण निकाय का। तीसरी कंडीशन, यदि तीसरा वाला इक्वल नहीं है तो इस कंडीशन में रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी और इस कंडीशन में समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। एक बात हम आपको और बताना चाहते हैं, बिल्कुल ध्यान रखें, इन तीनों कंडीशनों में से एक नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव यही आने वाला 100% क्लियर है। यदि नहीं आएगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। आप पाएंगे कि यही आएगा तो मतलब पहले में से यदि ये क्वेश्चन है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको ध्यान में रखना होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। हालांकि ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है, ये डी ऑप्शन सही होगा कि अनंततः अनेक हल होंगे। आइए हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आप लोग देख पा रहे होंगे। ये आपका एपी 1074 का 10वां पद आपको बताना है। एपी का मतलब है ये समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी का आपको 10वां पद बताना है। आइए हम लोग पेन का रेड कलर ले लेते हैं। देखिए एपी 1074 का 10वां पद कैसे निकालेंगे। इसमें इसको प्रथम पद बोलते हैं। तो प्रथम पद आइए आप लोग देखिए कितना है, ये आपका 10 है। डी निकाल लेंगे बहुत ही स्पीड, अभी हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं। डी कैसे निकालते हैं? T2 माइनस T1 या इसी को A1 यदि आप मान लें पहले पद को, इसको A2 मान लें तो A2 माइनस A1 होता है फार्मूला। और A2 माइनस A1 आपका कितना हो जाएगा? 7 माइनस 10 होगा, माइनस का 3 होगा। तो D इक्वल टू कितना आपका होने वाला है? -3 होगा। 10वें पद का सूत्र होता है, आप डायरेक्ट A+9D भी बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं 10वें पद को A10 बोलते हैं। A10 आपका होगा A+10 - 1 इंटू डी। आपको याद रखना वैसे A+9D, लेकिन हम आपको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं। A+9D, A की वैल्यू आपके यहाँ पर कितनी है देखिए जल्दी से देखें, 10 है और प्लस 9 हुआ। और डी की वैल्यू आपकी कितनी होने वाली है? माइनस का 3 है। अब आप देखिए 10 और माइनस का 27 होगा, प्लस माइनस कैसे माइनस होगा, माइनस का 17 आपका फाइनल आंसर होने वाला है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वैसे ये तो हम आपको लगा के बता रहे हैं, आपको बहुत ही क्विक करना होगा। बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे कि ए आपका सीधे A10 है और डी डायरेक्ट इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डी कितना है? -3 है। A+9D होगा तो A+9D दिमाग में ही करना है। ए की डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे 10, 9 और डी की प्लेस में माइनस का 3 रखेंगे तो 10 माइनस 27 आएगा, माइनस का 17 आएगा। मतलब आप 1 मिनट से पहले ही इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए मूव करते हैं अब हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। किधर बढ़ेंगे? अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। देखिए थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा ये देखिए, यदि द्विघात बहुपद है एक ax² + bx + c के शून्यक हों, शून्य कौन कौन से हों यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। शून्यक थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। शून्यक जो आपके होने वाले हैं अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा हों। एक बार ध्यान रखें शून्यक यहाँ पर, सॉरी थोड़ा सा, शून्यक अल्फा यहाँ लिख लेते हैं। बीटा अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का क्या मान होगा? क्वेश्चन एक बार देख लें। द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक क्या क्या हो? अल्फा और बीटा हो। शून्यक का एक ये भी मतलब होता है कि यदि आप इस इक्वेशन में जो भी आपका इक्वेशन दिया है वहां पर अल्फा रख देते हैं या बीटा रख देते हैं तो वो 0 हो जाएगा। तो शून्यक हो तो क्या करना है आपको? अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो बच्चे को पता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस का b/a होगा। यदि आपका वर्ग समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 है, ax² + bx + c के जो द्विघात समीकरण है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाता है? द्विघात
समीकरण यहाँ पर द्विघात बहुपद दिया गया है, सॉरी द्विघात बहुपद जो है बहुपद में जीरो नहीं होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसके शून्य क्या होंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा की इसमें वैल्यू क्या होगी माइनस बी अपान ए, और एक और भी आपका आ सकता है अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, ये आपका सी अपान ए होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए। एक बात और ध्यान रखें, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी डिजाइन किया जा सकता है कि इस इक्वेशन या इस बहुपद को चेंज कर देगा, किस तरह से, जैसे मान लीजिए 3x² प्लस 2x प्लस 5 बहुपद ये दे दिया, अब आपसे पूछ लेगा कि अल्फा प्लस बीटा इस कंडीशन में कितना होगा, तो इस कंडीशन में माइनस बी अपान ए, तो बी की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो माइनस का 2 अपान का ए 3 हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए मतलब माइनस 2 अपान 3, अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए होगा, डायरेक्ट 5 अपान 3 होगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पर माइनस रहता है तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में क्लियर होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए, ये पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज्योमेट्री से ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री पर झुकी हैं तो कोण POA ज्ञात करें। देखिए बहुत ही अच्छे, सबसे पहले हम लोग इसका एक फिगर ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? फिगर। यदि एक बिंदु P से, मतलब कोई P आपका जो है वो एक बिंदु है, बाह्य बिंदु है, हालांकि हम आपको बता दें किसी वृत्त, आपको एक वृत्त बना लेना है जिसका केंद्र जो होगा वो O होगा। मान लीजिए O केंद्र है, तो यहां से ये PA और PB जो है, क्वेश्चन बोल रहा है PA और PB जो है स्पर्श रेखाएं, P आपका यहाँ है, A यहाँ है, B यहाँ है, PA और PB जो है स्पर्श रेखाएं हैं, और ये बोल रहा है परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं। यहाँ पर जो एंगल है कितना बोला जा रहा है, 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, तो कोण POA किसके बराबर है? POA। तो ध्यान रखें इस कोण के लिए आप त्रिज्याओं को हम चलिए डैश डैश में मिला देते हैं, कंस्ट्रक्शन टाइप करते हैं, आप पूरा भी मिला सकते हैं, इसको भी मिलाएंगे तो ये भी वृत्त की एक क्या होगी, आपकी रेडियस या त्रिज्या होगी। आपसे पूछा जा रहा है कि POA कितना होगा, तो इसलिए आपको डैश डैश में इसे यहां से मिलाना होगा, और इस कोण की वैल्यू आपसे POA, इस कोण की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। देखिए बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। आपको एक बात पता होगी, जो वृत्त की त्रिज्या है, या वृत्त की त्रिज्या देख पा रहे हैं, उसकी स्पर्शजा पर लंब होती है, मतलब यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। यहाँ पर भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी स्पर्शजा है, तो वृत्त की त्रिज्या स्पर्शजा पर क्या होती है? लंब होती है। यहाँ पर भी कितने डिग्री का कोण बनेगा? आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री कोण बनेगा? 90 का। ये भी 90 हुआ आपका, ये भी 90, ये 80 हो रहा। तो चौथा कोण जो है ये, क्योंकि यहाँ आप देख पा रहे होंगे PAOB एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो आपको पता होगा 360 डिग्री। तो 360 डिग्री आपका चतुर्भुज के चारों कोणों का योग है, तो ये आपका 80 है, देख पा रहे होंगे ये दोनों कोण, ये 90 और ये भी 90 है, प्लस 90 होगा, प्लस 90 होगा, और प्लस जो फोर्थ नंबर का एंगल है वो कितना हो जाएगा, अभी इसको आप चाहे तो x मान सकते हैं, x मान लीजिए बराबर टोटल 360 डिग्री होगा, इनको ऐड कर दीजिए तो आपका कितना होगा? 90 90 180 होगा, और 180 में 80 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 260 डिग्री हो जाएगा, और प्लस जो है x इक्वल टू 360 हो जाएगा, और यदि आप x इक्वल टू डायरेक्ट निकालेंगे 360 माइनस 260 होगा, तो आपका x इक्वल टू 100 डिग्री आएगा। अब एक बात ध्यान रखें, x जो है ये पूरा एंगल 100 आएगा, तो ये वाला एंगल 50 डिग्री होगा। हालांकि आपको बता दें क्यों होगा, इसका मेन रीजन क्या है, ये देखिए ये वाली और ये वाली रेखाएं दोनों PA और PB बराबर हैं, क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। दूसरी बात ध्यान रखना, ये त्रिज्याएं भी आपस में बराबर हैं, और OA कॉमन है, इसलिए यदि हम त्रिभुज बात करेंगे POA और POB की बात करते हैं, तो दोनों ही जो है समरूप हैं, और इनकी जो भुजाएं होती हैं वो
इक्वल होती है। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर ये 100 डिग्री आएगा और 100 आएगा तो ये आधा कोण कितना होगा, 50 डिग्री का होगा, मतलब आपका आंसर कितना होगा 50। यदि आपसे ए ओ बी पूछा होता तब कितना आता, तब आपका 100 डिग्री आता। आइए हम लोग अपने 5th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका आंसर कौन सा होने वाला है, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। इसमें ए कितना है आपका 50 डिग्री, आपको ध्यान में रखना होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ 50 में डिग्री नहीं लगी है, डिग्री आप लोग लगा दें। अब देखिए फिर से एक बहुत ही अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन आया था पिछले ईयर, एबीसी, और ये आपका बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। आइए हम लोग ले लेते हैं पीला कलर। एबीसी बीडीई दो समबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले एबीसी बोल रहा है तो हम लोग बना लेते हैं। ये आप देखिए, सपोज करिए हमने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया। अच्छा क्वेश्चन है ये। ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ। आगे बोला गया है, यदि आप पढ़ें कि बीसी का मध्य बिंदु जो है, यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है, सॉरी, बीसी का मध्य बिंदु डी है। बीसी का मध्य बिंदु जो है वो डी है। तो इस कंडीशन में आपका एबीसी और जो यहाँ पर बीडीई, एबीसी और बीडीई, तो अब आप स्वयं सोचिए कि क्योंकि बीडीई एबीसी के, बीडीई भी जो है वो कैसा त्रिभुज है, आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु कैसे बनेगा, यहाँ पर मान लीजिए हम ई पॉइंट ले लें, तो आप ई से यदि डी को मिला दें तो आप अच्छे से देखें, बीडीई जो है वो आपका कैसा त्रिभुज बनेगा, समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। अब आप देखिए बीडीई समबाहु है, एबीसी भी समबाहु है, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, यहाँ भी मध्य बिंदु है, तो ये जो दूरी है इस दूरी के बराबर होगी। और चित्र से आपको वैसे भी पता चल रहा होगा कि एबीसी और बीडीई क्या है, समबाहु त्रिभुज। एक काम और कर सकते हैं, यदि हम यहाँ पर भी एक मध्य बिंदु ले लें, इसको एफ मान लीजिए ले लें, और इसको डैश डैश में मिला दें। कैसे मिला दें, डैश डैश में ज्वाइन कर दें, तो डैश डैश में ज्वाइन कर दें और ई को एफ से भी डैश डैश में मिला दें। अब आप देख पा रहे होंगे इस जो त्रिभुज है इसके 4 पार्ट हो गए हैं। कैसे, पहला पार्ट आपका ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट आप इसको मान लें, इसको भी मान सकते हैं, और चौथा पार्ट जो आपका है वो क्या होने वाला है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपका चौथा पार्ट क्या हो जाएगा। एक सेकंड रुक लीजिए, हमारा पेन गोल हो गया है, तो रेड कलर ले लेते हैं। फिर से आइए थोड़ा सा बना लेते हैं। तो कितना होने वाला है, एक सेकंड, ब्लैक ही आ गया था, ये ब्लू हो गया। तो देखिए आपका ये जो है ये आपका त्रिभुज हुआ। फिर से थोड़ा सॉरी टेक्निकल एरर आ गई थी। ए बी एंड सी हुआ, और यहाँ बीसी का मध्य बिंदु आपका डी था, यहाँ पर आपका ई था, भी आपको बता चुके हैं, इसको ज्वाइन कर लेना है। और यहाँ पर जो एफ मध्य बिंदु इसका यदि हम मान लें, इसको डैश डैश में मिला लेते हैं, क्योंकि लास्ट में मिलाए थे, ये दिया नहीं गया। अब आप देखिए ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट, टोटल इसके 4 पार्ट हैं। और जो इसमें लास्ट में रेशियो पूछा गया उसको अच्छे देखें, एबीसी और बीडीई। एबीसी ये पूरा त्रिभुज है, तो पूरा त्रिभुज जो है वो 4 भागों में विभक्त है। और बीडीई जो है यदि आप देखें तो इसको एक भाग आप बोलेंगे तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 4:1 होगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। पहले इसे आप इस फॉर्म में डिजाइन करेंगे, फिर इसका आंसर देंगे, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। इस तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं वो हमारे खत्म हो चुके हैं। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति में जो पहला क्वेश्चन है, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होगा, तो ये आपको आई होप ये क्लियर होगा। बेलन के आयतन का जो सूत्र होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। एक बेलन का वक्र पृष्ठ भी होगा, वो होता है 2 पाई आर एच, और एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ भी होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच भी होता है। ये जो संपूर्ण पृष्ठ है इनको भी आप लोग याद रखें। एक बात और बता दें, एक बात जो आपको बताने लायक है, यहाँ पाई आर स्क्वायर एच होगा, ध्यान में रखना है। दूसरी बात जो मतलब आपको ध्यान में रखनी है बात, कई बार यहाँ पर क्या करता है, आर की वैल्यू देगा, बेलन की त्रिज्या दे दिया, मान लीजिए 9 सेंटीमीटर दे दिया,
और ऊंचाई h की भी वैल्यू दे देता है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर दे दी, उस कंडीशन में बेलन का आयतन कितना होगा, तो यहाँ पर पाई रखेंगे, r स्क्वायर का मतलब है 9 का स्क्वायर रख दिए और h मतलब 5 रख देंगे, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा और 81 में आप 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5 कम 5 5 अच्छे 40, 405। और यदि मान लीजिए ऊंचाई और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर होगा, सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो आयतन होता है हमेशा क्यूब में आता है। इसी तरह से आपका वक्र पृष्ठ भी और संपूर्ण पृष्ठ भी आप निकाल सकते हैं, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ आपके स्क्वायर में आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आइए इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन को यदि आप अच्छे से देख पा रहे होंगे तो देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, एक होता है। कितना होता है, एक होता है। आइए हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें लॉजिक छिपा। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की जो प्रायिकताओं का योग, सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग से मीन्स है, मान लीजिए आप एक कॉइन उछालते हैं, एक सिक्का को उछालते हैं। अब एक सिक्का उछालेंगे तो इसके दो परिणाम होंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। कितने परिणाम होंगे, टोटल परिणाम दो हैं। अब लेकिन बोल रहा है कि सभी प्रारंभिक घटनाएं, मान लीजिए कि इसमें हेड आता है तो हेड आने वो प्रारंभिक घटना होगी, इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2। कितनी हो जाएगी, 1/2। अब देखिए आगे की ओर मूव करते हैं कि यदि टेल आता है तो इसकी भी प्रायिकता 1/2 होगी, ये भी एक प्रारंभिक घटना होगी, ये भी एक प्रारंभिक घटना है, दोनों का योग करेंगे 1/2 प्लस 1/2 एलसीएम लेके 2 आएगा, 1 प्लस 1 होगा तो 2/2 होगा। तो आप हमें बताइए कि 1 होगा कि नहीं, आप कहेंगे जी। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है। अब देखिए 3 माध्यक इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए 3 माध्यक इक्वल टू आपका कितना होगा। तो देखिए बहुलक प्लस कितना हो जाता है, 2 माध्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बहुलक प्लस 2 माध्य हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा जा चुका है, ये घुमा फिरा के भी पूछा जाता है। मान लीजिए बहुलक बराबर पूछता है तो 3 माध्यक माइनस 2 माध्य हो जाएगा। माध्यक का मतलब यहाँ पर माध्यिका है, माध्यक का मतलब यहाँ पर आपका क्या है, माध्यिका है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लें। कई बार बहुलक बराबर पूछेगा, यदि 2 माध्य बराबर पूछेगा तो 3 माध्यक माइनस माइनस बहुलक हो जाएगा। इसको आप पक्षांतरित करके अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं, ये पिछले साल क्वेश्चन आ चुका है। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कितना इजी क्वेश्चन लिखा हुआ है। आर त्रिज्या वाले वृत्त, यहाँ पर आर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र कितना होगा, तो किसी को भी ये पता होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। मान लीजिए यहाँ पर वृत्त के क्षेत्रफल के स्थान पर वृत्त की परिधि का सूत्र पूछा गया होता तो कितना होता, 2 पाई आर होता। और कई बार तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि यदि वृत्त की त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आप बोल रहे होंगे सर कैसे आया, देखिए पाई की जगह में पाई आर स्क्वायर सूत्र होगा तो पाई की प्लेस में 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर होगा। इस 7 से एक 7 कैंसिल, 22 7 154 होता है, आपको पहाड़ा याद होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में पूरी तरह से क्लियर हो गया। आप बढ़ते हैं, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन जो आपका रिक्त स्थान में आया हुआ था, बहुत सिंपल है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, आपको ध्यान में रखना होगा, एक बिंदु पर। ऐसे भी लिख सकते हैं, आप जो है इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। कितने बिंदुओं पर, कैसे, देखिए आपको बता देते हैं। जैसे ये वृत्त हुआ, सर्किल हुआ, ये आपका बाह्य बिंदु हुआ, और जो स्पर्श रेखा होती है ये जाकर के यहाँ सपोज करिए टच की। अब एक बात आपको पता होगा, वृत्त जो होता है वो कई बिंदुओं का, छोटे छोटे बिंदुओं का समूह होता है। तो यहाँ पर छोटे छोटे बिंदु बने हुए हैं, तो यहाँ एक छोटा सा बिंदु वृत्त का भी और इस रेखा खंड का भी या इस रेखा का भी छोटा सा बिंदु, दोनों जो है कुल मिलाकर के किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा हुई, वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये आपको पता होना चाहिए।
आइए हम लोग मूव करते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से सत्य असत्य लिखिए। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, सत्य असत्य आपको बताना है। देखिए बहुत ही सिंपल सा पहला क्वेश्चन है, किसी बारंबारता बंटन में, ये आपको देख पा रहे होंगे, थोड़ा छोटा हो गया, बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन, सत्य असत्य आपको बताना है, लेकिन हम एक्सप्लेन भी करेंगे। देखिए किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग के पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होता है, तो ये आपका कैसा होगा, तो ये आपका सत्य होगा। देखिए सत्य क्यों है इसका कारण बता देते हैं, क्योंकि जब कभी भी हम क्या है, ध्यान रखना है आपको, संचयी बारंबारता बनाते हैं मतलब माध्यिका के केस में, तो यहाँ पर पहला वाला जो कॉलम है, छोटा सा हम एग्जाम्पल देते हैं, पहला वाला जो रहता है वर्ग अंतराल या वर्गांतर इसी को बोलते हैं, मान लीजिए वर्ग बस लिखते हैं, और यहाँ पर अगला कॉलम मान लीजिए बारंबारता का है, बारंबारता का है। अब देख पा रहे होंगे वर्ग मान लीजिए 0 से 10 लिए, 10 से 20 लिए, 20 से 30 लिए, इस तरह से आप क्वेश्चन ले सकते हैं। और यदि आपका बारंबारता में यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 5 है, तो जो लास्ट में CF बनती है, संचयी बारंबारता, शॉर्ट में CF लिख रहे हैं, तो पहले तो आपका यही लिखेंगे, इसके बाद 2 और 3 आपका ऐड हो जाएंगे 5, और फिर 5 पूरा ऐड होगा 8 हो जाएगा। तो यदि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 8 के जो पहले का एरिया है वो इन दोनों के योग से ही मिलकर बना है, वही चीज पूछी गई है, किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग के पहले वाले सभी बारंबारताओं का योग होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, आइए देखते हैं। अब देखिए आर त्रिज्या, त्रिज्या सॉरी यहाँ पर आर धोखे से मिट गया है, आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि का सूत्र कितना होता है, 2 पाई आर होता है। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, कितना होता है, 2 पाई आर होता है। तो ये क्या सत्य है, तो हाँ आपको बता देना है सर ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो वृत्त की परिधि का सूत्र होगा वो कितना होता है, 2 पाई आर होता है। एक बात इसमें से और भी पूछा जा सकता है कि यदि, कई बार पूछा जाता है, हमने बार बार देखा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, और कितनी हो वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो परिधि कितनी होगी, आपको हम ऐसे ही बता देते हैं 44 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि होगी, कितनी होगी, 44 सेंटीमीटर। आप सोच रहे हो सर कैसे यार, 2 पाई की वैल्यू 22/7, और आप देखिए आर की वैल्यू 7 7 7 कैंसिल, 22 दुनिया तो कितना होगा, 44 होगा सेंटीमीटर होगा। आप लोग देख पा रहे होंगे, लगा नहीं रहे हैं क्वेश्चन, लगा नहीं रहे हैं, आंसर बता रहे हैं। आपको भी इतनी प्रैक्टिस करनी है, आपको भी अपने अंदर इतनी प्रैक्टिस करनी है, इसी तरह से जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल फाइनली इसी तरीके से आप बहुत फास्ट करेंगे। अभी आप मेरे साथ बने रहें, बिल्कुल बने रहें। आगे बढ़ते हैं, घात 2 के किसी बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि यदि 2 घात का कोई बहुपद है, ओहो, अब देखिए यदि 2 घात का बहुपद है, मान लीजिए 3x² प्लस 5x और प्लस 6 है बराबर 0, तो इसके कितने शून्यक होंगे, इसके 2 शून्यक होंगे, कितने शून्यक होंगे, शून्यकों की संख्या जो होगी 2 होगी। शून्यक का मतलब एक बात ध्यान में रखना है, शून्यक का मतलब होता है कि इसकी कंपेयर जो भी वर्ग समीकरण है 0 से आप तुलना कर दें और उसका एक फैक्टर बना लें। हालांकि ये जो अभी हम क्वेश्चन लिए हैं फैक्टर की दृष्टि से चेक नहीं किए हैं कि सही है कि नहीं, आप क्वेश्चन अपने से भी ले सकते हैं, जैसे x² प्लस 9x प्लस 20, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे x² प्लस 9x प्लस 20, इसका फैक्टर बनेगा x प्लस 4 और x प्लस 5। आप लोग सोच रहे हो कैसे, आप लोग प्रैक्टिस करके देख लें। तो इसमें जो शून्यक होंगे, जब इसकी तुलना 0 से करेंगे शून्यकों के लिए, तो x बराबर 1 -4 आएगा, दूसरा आपका -5 आएगा, और -4 और 5 ऐसे शून्यक होंगे। एक चीज और, शून्यक का मतलब होता है, कई बार पूछता है कि इसे कौन कौन शून्यक होंगे, यानी इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में रख दें, इस समीकरण में रख दें, x² प्लस 9x प्लस 20 में, तो यदि आपका 0 आता है तो ये शून्यक है, आप रख के चेक करिएगा कि 0 आता है कि नहीं, इसमें भी रख के चेक करिएगा 0 आता है कि नहीं, तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल आता है 0, और यदि आपको बिल्कुल 0 आ रहा है तो आप रख करके हमें कमेंट करके बताएं सर बिल्कुल 0 आया है। आगे आगे की ओर बढ़ते हैं, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। देखिए चौथा क्वेश्चन, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में बच्चे थोड़ा सा फंस जाते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है। किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी,
आइए हम लोग देख लेते हैं। आइए हम लोग एक कलर ले लेते हैं। किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी, तो देखिए बहुत सिंपल तरीके से ये आपका हम बना दिए, थोड़ा जल्दी में बना रहे हैं। ये आपका मान लीजिए एक्स अक्ष हुआ और ये आपका कौन सा अक्ष हुआ, तो आप बता देंगे सर वाई अक्ष। एक आपका एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। वाई अक्ष से दूरी है, मान लीजिए यहाँ पर कोई वाई अक्ष का एक बिंदु है और यहाँ से कोई एक बिंदु यहाँ पर है, तो बिंदु यहाँ पर होने का मीन्स इसमें यक्स भी रहेगा और वाई भी रहेगा। मान लीजिए यहाँ ये बाई के सामने यक्स के सामने इधर से 3 पर है और बाई के सामने भी मान लीजिए 3 पर है, 4 पर है, कितना भी आप ले सकते हैं। तो पूछ रहा है कि ये वाली जो दूरी की बात की जा रही है, इस दूरी को, तो बाई अक्ष से जो दूरी होती है उसे आप देख लें नीचे की ओर। आप यदि इसे अच्छे से देखें तो यक्स अक्ष है, तो दूरी यक्स में कहलाएगी। ये इसी के जस्ट सामने है। यहाँ पर आपका स्क्वायर की आकृति है, या इसे अभी स्क्वायर नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर चार ले लिया गया है, तो स्क्वायर नहीं, ये आयत की आकृति कहलाएगी। थोड़ा सा हमारा आगे पीछे फिगर देख लें, आयत, और ये भुजा इसके बराबर होगी। मतलब यदि इसको हमें एक्स मानेंगे तो ये भी एक्स होगी। मतलब ये दूरी जो है वो यक्स कहलाती है। यक्स कहलाने का मीन्स यक्स निर्देशांक कहलाती है। कौन सा कहलाती है? एक्स निर्देशांक कहलाती है। क्या कहलाएगी? एक्स निर्देशांक, और या इसी को हम बोलते हैं भुज बोलते हैं। अब क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि यदि एक्स अक्ष से दूरी को क्या कहेंगे, तो आप बता देंगे सर बाई कहेंगे, क्योंकि ये बाई के सामने है, ये भी बाई है, तो इसे बाई कहेंगे। और इसे एक शब्द बाई निर्देशांक, या कुल मिलाकर क्या कहेंगे आप लोग? कोटि कहेंगे, क्योंकि जो शुरू वाला है ये भुज है और ये आपका क्या है? भुज, और ये वाला आपका कौन सा हो जाएगा? कोटि। क्या हो जाएगा आपका? कोटि हो जाएगा। तो किसी बिंदु को बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहलाती है? बाई निर्देशांक कहलाती है। सत्य होगा कि असत्य होगा, तो आप बता देंगे सर ये आपका असत्य। क्या है? असत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, √2 एक परिमेय संख्या है। √2 आपकी परिमेय संख्या है, तो ये आपका असत्य है। क्या है आपका? असत्य। असत्य क्यों है? रूट में जो भी नंबर्स होते हैं यदि वो पूर्ण वर्ग नहीं है तो वो जो होती हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्योंकि यदि √2 की वैल्यू की बात करते हैं तो आपको याद होगा 1.414 और इसके बाद भी ये वैल्यू बढ़ती जाती है। इसके बाद भी ये वैल्यू बढ़ती जाती है, अनंत टर्म तक बढ़ती है। मतलब ये अशांत दशमलव है, और अशांत दशमलव हमेशा जो है रूट वाली जो भी संख्या है वो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एक बात और ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। पाई के विषय में कई बार पूछा जाता है। पाई कैसी संख्या है? ध्यान रखना है। पाई का वैसे तो मान 22/7 होगा, पाई का वैसे मान 22/7 होगा, और पाई का मान 22/7 भले ही होता आपको देखने से लग रहा होगा परिमेय है, पर ये अपरिमेय। अब अपरिमेय क्यों है? क्योंकि जैसे ही आप 22 में 7 में 22 का भाग देंगे तो 3.14 के बाद भी संख्याएं बढ़ती जाएगी, मतलब इसका आसान दशमलव आएगा। इसलिए या ये कहें कि पाई की ये जो 3.14 ये मान है, ये वैल्यू है, ये जो है फिक्स नहीं होती है, पूरी तरह से एकदम करेक्ट नहीं है, अभी आगे और भी वैल्यू इसमें होगी। इसलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखना होगा पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो √2 भी आपकी यहाँ पर परिमेय है, गलत है। एक बात और बता दें जो आपको ध्यान रखना है, परिमेय संख्याओं की डिफिनीशन में कुछ बच्चे कंफ्यूज, हम आपको बताते हैं, थोड़ा सुनिएगा। ऐसी संख्याएं जिन्हें पी और क्यू के रूप में रखा जा सकता है, पी और क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, क्यू बराबर नहीं होता है 0 के, और पी और क्यू दोनों जो होते हैं सह अभाज्य पूर्णांक होते हैं। एक बात और ध्यान रखना है, पी और क्यू क्या होते हैं? सह अभाज्य पूर्णांक, मतलब उनका कॉमन फैक्टर एक होता है। यदि आप हमें बताएं कि 6/8 6/8 क्या आपकी परिमेय संख्या है, तो आपको ध्यान रखना है ये आपकी परिमेय संख्या बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर जो है वो 1 होना चाहिए। ये अभी कट रहा है, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 चौको 8, 3/4। 3/4 एक परिमेय संख्या है, पर 6/8 आपकी परिमेय संख्या नहीं है। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। इस तरह से हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज में। अब देखिए सही जोड़ी बनाइए। अब देखिए मैच द कॉलम की ओर आए हैं, जिसमें एक स्तंभ ए है और एक स्तंभ बी है। यहाँ पर आपको सही जोड़ी बनाना है।
आइए हम लोग इसको देख लेते हैं बहुत सिंपल तरीके से। देखिए, एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और ऊपर की ओर मूव करा लेते हैं ताकि सभी क्वेश्चन आपके सामने आ जाएं। तो ये देखिए आपके क्वेश्चन सामने आ चुके होंगे। देखिए कॉसेक जो है 90 माइनस थीटा, यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेगा ध्यान रखना है, कॉसेक 90 माइनस थीटा कितना होगा, तो ये आपको पता होगा, सी नंबर में ये लिखा हुआ है सेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा आपका कॉसेक थीटा होता है। इन 6 फार्मूलों में से एक फार्मूला आपके एग्जाम में आ सकता है, सतर्क रहिए याद करने इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1 होगा। और ये आपका सेकंड वाला ही, ये जो सेकंड आंसर जो होगा 1 होगा। अभी हम डायरेक्ट इसको कॉलम नहीं कर रहे हैं, ये मतलब आपका सेकंड वाला 1 हो। कैसे हुआ आपको पता होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका कितना होता है, तो आप हमें बताएंगे कि सर सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होगा। तो 1 बराबर यदि हम निकाल लें तो ये आप देखिए प्लस टेन है, उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का टेन। अब यदि आप देखें तो यदि आप इधर से ये जो है इसका स्क्वायर रूट ले लें तो इधर का भी स्क्वायर रूट होगा √1 और इधर का भी स्क्वायर रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। √1 1 होगा और इक्वल आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। मतलब आपका ये कितना होगा, 1 होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपका ये सेकेंड नंबर हो जाएगा, 1 होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, साइन जीरो। साइन जीरो की वैल्यू कितनी होगी, तो फर्स्ट नंबर में दिख रहा होगा साइन जीरो की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, थर्ड नंबर में आ जाएगा। साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होगी 0। साइन 90 की कितनी वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ये भी ध्यान रखें, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट देखिए टेन जो है थीटा की क्या वैल्यू होगी, यहाँ टेन थीटा है, क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में त्रुटि हो गई, टेंशन ना लें। टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपको ध्यान में रखना है, ये आपका लिखा गया है नीचे की ओर कि साइन थीटा और अपान कॉस थीटा होगी। टेन थीटा को आप साइन थीटा अपान कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, तो कॉट थीटा को आप कॉस थीटा बटे साइन थीटा भी लिख सकते हैं। अब देखिए एक आपका है लास्ट बचा हुआ है, तो आप कहेंगे सर तो सोचना नहीं है, 1/√2 होगा। कॉस 45 डिग्री का कितना मान होगा, 1/√2 होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी, ये जोड़ी भी आपके समझ में आ गई होगी। एक बात और बताना चाहते हैं बच्चे, आप लोग धोखा ना करें, जब कभी भी हम मैच द कॉलम लिखेंगे तो कॉसेक 90 माइनस थीटा का जो आंसर होगा, जैसे मान लीजिए सेक थीटा आंसर है, तो इसको आप इसके सामने एरो लगा करके ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सेक थीटा। इसका आंसर इसके सामने एरो लगा के 1 लिखेंगे। आप परीक्षा में इस तरह से क्लास में जोड़ियां ना मिलाएं, हालांकि आप लोग ये सब जानते हैं। आइए हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब देखिए प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं पर कुछ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन बिल्कुल नहीं दिया होता इसमें और रिक्त स्थान में। अब देखिए दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। दृष्टि रेखा की परिभाषा बहुत ही सिंपल है। दृष्टि रेखा की क्या परिभाषा होगी कि आंख और वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा होती है, या कुल मिला के कहें कि किसी वस्तु और आंख को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे दृष्टि रेखा कहते हैं। कुल मिला के क्या लिख सकते हैं कि वस्तु और, एक सेकेंड, वस्तु और प्रेक्षक की आंख को मिलाने वाली रेखा को, क्या कहते हैं, मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। एक बात आपको और हम आपको बताना चाहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं
आपको ये बात बताना चाहते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रेक्षक की आंख पहले लिख लें, वस्तु को बाद में लिख लें। प्रेक्षक की आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? दृश्य रेखा। एक चीज और, उन्नयन कोण की भी परिभाषा आ सकती है। उन्नयन कोण कब बनता है? जब प्रेक्षक नीचे स्थित होता है और वस्तु ऊपर स्थित होती है, तो कुल मिला के प्रेक्षक की आंख और जो वस्तु है उसको मिला मतलब आधार रेखा, ध्यान रखो, सॉरी, आधार रेखा और प्रेक्षक की आंख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। और अवनमन कोण किसे कहते हैं? जब प्रेक्षक ऊपर स्थित होता है, जब प्रेक्षक ऊपर स्थित होता है और वस्तु जो होती है वो नीचे स्थित होती है। जब प्रेक्षक ऊपर स्थित होता है, वस्तु नीचे स्थित होती है, तो कुल मिलाकर के व्यक्ति की आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा के बीच जो कोण बनता है, अवनमन कोण बनता है। आप ध्यान रखेंगे, यदि हम अवनमन कोण का एक छोटा सा डायग्राम जल्दी से बना दें। यहाँ पर ऊपर की ओर प्रेक्षक रहेगा जो देख रहा है, प्रेक्षक देखने वाला है, और आपकी वस्तु कहीं मान लीजिए जमीन पर यहाँ है, तो यहाँ से ये देख रहा है। अब आंख इसकी इस स्थिति पर है, तो कोण जो बनेगा वो यहाँ पर बनता है अवनमन कोण। और लेकिन जब हम सॉल्व करते हैं तो ये कोण और ये कोण जो होते हैं एकांतर कोण होंगे, क्योंकि ये सीधी रेखा, ये दोनों जो समांतर है, तीसरी रेखा कट कर रही, तो ये कोण और ये कोण एकांतर होगा और ये बराबर होते हैं। तो यदि ये 30 डिग्री है मान लीजिए, ये भी 30 का होगा। इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर दृश्य रेखा की परिभाषा पूछी गई थी। उन्नयन और अवनमन कोण की भी परिभाषा आप लोग अच्छे से याद कर लो। अब देखिए, दो चरों वाले x व y वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखना है। तो कितना होगा? बहुत ही इजी तरीके से लिख सकते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। क्या होगा? x और y, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे x और y उसमें होना चाहिए। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। हालांकि इसमें यदि कोई विद्यार्थी 3x प्लस 4y इक्वल 5 भी लिख देता है तो ये भी आपका सही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो चर हैं। पहला चर आपका x है, दूसरा चर यहाँ पर y है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पर मानक रूप लिखने की बात की गई है। मानक रूप में आपको ध्यान रखना है, सॉरी इसको नहीं लिखें, आप इसी को लिखेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। हालांकि आप ऐसा भी लिख सकते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये भी आपका चल जाएगा। लेकिन जो इसका मानक रूप आप लिखें, सबसे ज्यादा करेक्ट ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और दिखाते हैं आपको 3 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। चुटकियों में सॉल्व करेंगे। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखना है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कैसे लिखेंगे आप हमें बताइए। क्या प्रथम पद a होता है, अगला प्लस a प्लस d होता है? क्या अगला प्लस a प्लस 2d होता है, अगला प्लस a प्लस 3d होता है? और इसी तरह से कॉमा लगा लगा करके a प्लस 4d। और यही आपका है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। एपी का व्यापक रूप क्या होगा? मतलब उसके पद लिखने होते हैं, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। एक बात आपको पता होगा कि समांतर श्रेणी के n पद का सूत्र कितना होता है? वो होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर कितना फार्मूला होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान लीजिए तीसरा पद निकालना है, a3 बराबर a प्लस 3n की प्लेस में रहेगा d, तो a प्लस 2d होगा। ये तीसरा पद होता है, प्रथम पद a होता है, ये देखिए यहाँ पर तीसरा पद होगा। ऐसे ही निकालेंगे, दूसरा पद निकालते जाएंगे, तो इसी से ये निकाला गया है। प्रथम पद a, दूसरा a प्लस t, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये आपका क्या हो जाएगा? व्यापक रूप हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के विविक्तकर ज्ञात करने का क्या सूत्र होगा? तो विविक्तकर ज्ञात करने का सूत्र बच्चे को पता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और विविक्तकर ज्ञात करने का कितना सूत्र होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। एक बात और, विविक्तकर में अभी इस साल, अब मतलब पिछले साल 2020 में आप लोगों ने देखा इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर एक समीकरण दिया जा सकता है, जैसे मान लीजिए 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 का विविक्तकर कितना होगा? कुछ नहीं करना, डायरेक्ट यहीं से करेंगे। विविक्तकर b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 5 और c का मान 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 चौको 16, 5
80 हो जाएगा, घटाएंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 71 होगा। हम एक एग्जाम्पल दिए हैं, आप अपने से भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। आइए अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या x प्लस वन का होल स्क्वायर, क्या x प्लस वन का होल स्क्वायर 2 इंटू एक्स माइनस द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है, हम तो देख कर ही बता दिए, लगा के भी आपको दिखा देते हैं बहुत ही स्पीड में। x प्लस एक का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो कितना होता है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपको पता होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab तो 2x प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 बराबर ये 2 का x मल्टीप्लाई 2x माइनस 2 3 या 6 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक सेकंड और यहाँ पर 2x डायरेक्ट कैंसिल हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है माइनस 6 को इधर लाएंगे प्लस 6 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। तो आप देख पा रहे होंगे कि x की अधिकतम घात 2 है और जिस समीकरण में x की अधिकतम घात 2 होती है उसी को क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। कई बार ऐसी भी डिफिनेशन आती है कि द्विघात समीकरण को परिभाषित कीजिए, अगली बार आ भी सकता है द्विघात समीकरण को परिभाषित, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है द्विघात समीकरण, और ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे रैखिक समीकरण। क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोलते हैं। एक बात और, इसको थोड़ा सा हम स्पीड में कर दिए हैं तो इसको हम लोग थोड़ा सा, आइए एक बार इरेज कर देते हैं, एक बार और दिखा देते हैं। लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन होगा आज का हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन है हमारा। x प्लस वन का होल स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर जब आप करेंगे, ए स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर होगा प्लस 2ab होता है फार्मूले में 2 होगा, a की प्लेस में x होगा, b की प्लेस में 1 होगा प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर होगा। अब ये 2 का x से मल्टीप्लाई 2x हुआ, 2 का माइनस 6 से मल्टीप्लाई माइनस का 6 होगा, एक्स स्क्वायर हुआ प्लस ये आपका 2x होगा, मल्टीप्लाई 2 एक कम 2 और x प्लस एक का स्क्वायर 1 होगा, 2x माइनस का 6 होगा। अब आप देख के बताइए, प्लस का 2x प्लस का 2x कैंसिल, क्योंकि आप लेफ्ट साइड में जैसे ही लाएंगे पक्षांतरण करेंगे तो माइनस होगा तो कट जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, माइनस 6 को इधर लाइए प्लस 6 और इधर बराबर में 0 बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर जो है 0 बचेगा। और मतलब आपका कौन सा समीकरण कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो आशा करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। हमारा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा, बहुत ही जल्द, बहुत ही जल्द हम आप लोगों के लिए 2019 के पेपर का भी फुल रिव्यू देंगे और हम इसके बाद चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव की श्रृंखला स्टार्ट करेंगे। बने रहें हमारे साथ, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और इसको शेयर करें, शेयर करें अधिक से अधिक।